आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे इस परिसर के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी। 50 से अधिक पुस्तकों के रचयिता, 40 से अधिक शोध करा चुके, अनेकों शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं आपके, और अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप पत्र वाचन कर चुके हैं। आप अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उड़िया, मराठी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता हैं, और आपके साहित्य से संस्कृत, हिंदी, उड़िया क्षेत्र बहुत प्रसन्न है आपकी सेवाओं से, और आपको आपका मार्गदर्शन हमें लंबे समय से मिलता रहा है। भगवान की कामना करता हूं किसी प्रकार आपका मार्गदर्शन निर्देशन हमें मिलता रहे। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये सौभाग्य का विषय है कि इस परिसर में प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जैसे बहुत बड़े विद्वान ने निदेशक का कार्यभार संभाला है और इस परिसर की गतिविधियों को एक नया रूप और नया मोड़ देना शुरू कर दिया है। अब मैं अपने परिसर के हमारे अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आपका स्वागत है सर। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। परम आदरणीय आज के आधुनिक विभाग की अंतरजालीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर DR पुरोहित जी, जो कि नेशनल फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और भूतपूर्व अंग्रेजी विभागाध्यक्ष हैं हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की। माननीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिशिर पांडे जी, जो कि आधुनिक विभागाध्यक्ष हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के। इस संगोष्ठी में ऑनलाइन से जुड़े सभी विशिष्ट विद्वज्जन, संयोजक एवं विषय प्रवर्तक, इस परिसर के आधुनिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गौड़ जी, स्वागत भाषणकर्ता इस परिसर के हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरतवाल जी, संचालक डॉक्टर अवधेश बिजलवान जी, इस परिसर के हिंदी विभाग के कंप्यूटर विभाग के प्राध्यापक श्री पंकज जी, मंगलाचरण प्रस्तुता इस परिसर के वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी, डॉक्टर कृपाशंकर जी, और परिसर के अन्य सभी मेरे सहकर्मी प्राध्यापक बंधुओं तथा हमारे परिसर के सभी छात्र छात्राओं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परिसर में विभागीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, किंतु इस वर्ष ये संगोष्ठियों का आयोजन ऑनलाइन हो रही है। इस कड़ी में आज की यह संगोष्ठी 5वीं संगोष्ठी है और कल न्याय विभाग की संगोष्ठी होने वाली है। आज की संगोष्ठी का मुख्य विषय है इतिहास और साहित्य में राष्ट्रवाद। चाहे इतिहास हो या साहित्य, उसके साथ राष्ट्रवाद का अटूट संबंध है। साहित्य का इतिहास है, इतिहास का भी इतिहास है और राष्ट्र का भी इतिहास है। साहित्य का राष्ट्र है और राष्ट्र का भी साहित्य है। इतिहास भी साहित्य है और साहित्य भी इतिहास है। किसी राष्ट्र को ठीक से जानने के लिए उसके इतिहास एवं साहित्य को जानना पड़ेगा, और इस इतिहास एवं साहित्य में हमें विशेष करके राष्ट्र के बारे में जो कुछ प्राप्त होगा वही है राष्ट्रवाद। इस प्रकार राष्ट्रवाद में राष्ट्र चेतना का महत्व है,
और राष्ट्र चेतना में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम आदि विषय आते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में नहीं, किंतु संस्कृत भाषा में प्राचीन कहे या आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रभुत्व उदाहरण प्राप्त होते हैं। हिंदी आदि भाषाओं में राष्ट्रवाद की सही स्थिति के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट किया है। जैसे कि अभी प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे जी ने और प्रोफेसर DR पुरोहित जी ने एवं अन्य वक्ताओं ने अनेक उदाहरण प्रेमचंद एवं रामचरितमानस और अन्य जो हिंदी साहित्य उससे उदाहरण रखे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। वेद में, उपनिषद में, विशेषकर अथर्ववेद में राष्ट्रवाद की जो बात है उसको डॉक्टर अनिल कुमार जी ने और कृपाशंकर जी ने और अन्य वक्ताओं ने हमारे समक्ष रखी है। माता भूमि पुत्रो मम पृथिव्याः आदि। रामायण और महाभारत जो काव्य भी है और इतिहास भी है, उसमें राष्ट्रवाद का वर्णन किस प्रकार किया गया है इसके बारे में डॉक्टर नीतीश कुमार जी ने बताया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस पंक्ति का उदाहरण अनेक वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में दिया है। मैं भी संस्कृत साहित्य के प्रसंग में ही कुछ विशेष बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्राचीन साहित्य के प्रसंग में अनेक वक्ताओं ने अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए मैं आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसंग में कुछ विशेष बात रखना चाहूंगा ताकि कुछ पुनरावृत्ति न हो और कुछ पृष्ठपोषण न हो। भारतीय साहित्य में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का इतनी मात्रा में वर्णन हुआ है जिससे काव्य शास्त्रियों को राष्ट्रभक्ति के नाम से एक रस, अलग रस मानना पड़ा है। केवल हिंदी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में ही नहीं, किंतु संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा के आधुनिक काव्य शास्त्र में यह स्थिति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए रहस्य बिहारी द्विवेदी जी ने अपनी नव्य काव्य तत्व मीमांसा में राष्ट्रभक्ति नाम से एक नया रस जोड़ा है, जिसका लक्षण उन्होंने इस प्रकार किया है। स्थायी भावोस्य राष्ट्रस्य अनुरागस्तद्धितावः, स्थायी भावोस्य राष्ट्रस्य अनुरागस्तद्धितावः, आलम्बनं च राष्ट्रस्य जीवनाहुति भावनम्, उद्दीपनं च राष्ट्रस्य शांति भंगोथ वंचनम्, अनुभावोस्य राष्ट्रस्य संरक्षण विचेष्टितम्, व्यभिचारिण एतस्य हुतात्मत्वादि भावना राष्ट्रं सुरक्षितं भवत्विति पोषमुपेत्यशो। अनुष्टुप में है, अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव क्या है उन्होंने इस परिभाषा में बताया है राष्ट्रभक्ति रस का। इस प्रकार प्रगतिशील काव्य के प्रसंग में भी राष्ट्रवाद की चर्चा आती है। प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी जी ने ही प्रगतिशील काव्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, जिन काव्यों में जन चेतना, राष्ट्र चेतना, राष्ट्र भक्ति, नारी जागरण, जाति धर्माति संघर्ष, जननेता की प्रवृत्ति, संस्कृति, सर्वहारा श्रमिकों का शोषण आदि वर्णित होता है, वो काव्य प्रगतिशील काव्य है। समस्या नूतना व्याप्ता जनतायाश्च चेतना, राष्ट्रस्य चेतना भक्तिर, नारी जागरणम नवम आदि आदि। आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो नवगीत लिखे जा रहे हैं उनमें भी राष्ट्रवाद का संकेत देखने को मिलते हैं। कवि की व्यक्तिगत भावनाओं, रोमानियत और स्वच्छंद मनस्थितियों के चित्रण की विधा का विकास जो हुआ हो वो नवगीत में देखने को मिलती है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप नवगीत में जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत की प्रतिष्ठा पाने में सर्वथा उसको एक संस्कृत गीत के रूप में हम जानते हैं। राष्ट्रवादी धारा से जुड़े हरिदत्त पालीवाल, निर्भय, रामनाथ पाठक, प्रणयी आदि कवियों के गीतों में
उनका काव्य व्यक्तित्व अग्नि ज्वाला के समान प्रतीत होता है। से निर्भय सक्रिय क्रांतिकारी रहे और जेल भी गए। इन गीतों में कवि व्यक्तित्व और ओजस्विता प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं। पराधीनता ही विरोधी संघर्ष, पराधीनता के विरोधी संघर्ष राष्ट्रवाद का मूल स्वर है, ऐसा कह सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक महापुरुषों के अतिरिक्त सत्याग्रही महात्मा गांधी तथा उग्र नेता सुभाष चंद्र बोस का उदय भी हुआ है। राष्ट्रीय भावना का शंखनाद करते अनेक संस्कृत कवियों ने खंड काव्य, महाकाव्य के साथ साथ लघु काव्य भी लिखे हैं। पंडित खेमाराव ने सत्याग्रही गीता, उत्तर सत्याग्रही गीता तथा स्वराज्य विजय जैसे लघु काव्यों की रचना की, जिनमें स्वराज्य विजय की कठिन परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण है। रमाकांत शुक्ल की भांति में भारतम प्रसिद्ध है। उनका अन्य एक काव्य है भारत जनता हम, वो भी इसी कोटि में आता है। संस्कृत में अनेक आधुनिक राष्ट्रभक्ति परक लघु काव्य लिखे गए हैं, जैसे कि हमने बताया है। मैंने अपनी काव्य तत्व समन्विति में राष्ट्र चेतना परक काव्य का लक्षण इस प्रकार किया है। वर्ण्यते नवकाव्येषु प्रायशो राष्ट्र चेतना राष्ट्रभक्ति परम काव्यम साहित्ये समकालिके देश प्रेमैव विशिष्टम वर्ण्यतेत्र पदे पदे देशात्म बोधक काव्यम तत् आधुनिके निगद्यते राष्ट्रस्य आदर्श रूपम च वर्णितम ही विशेषतः राष्ट्रद्रोह समीक्षापि तत्र व्यंग्येन कुत्रचित् रमाकान्तस्य शुक्लस्य यथा भाति मे भारतम एवं च हर्षदेवस्य भाति ते भारतम पुनः। अब कुछ राष्ट्रभक्ति परक लघु काव्यों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। केएस नागराजन विरचित भारत वैभवम, शिवदत्त मिश्र विरचित भारतवर्ष तथा महादेव शास्त्री विरचित भारत शतकम आदि राष्ट्रभक्ति परक लघु काव्य है। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा बांग्लादेश जन्म युद्ध आदि का युद्ध संस्कृत काव्य का विषय बने। जैसे सुरेंद्र चंद्र शुक्ल विरचित बांग्लादेश, शशिधर्मा शर्मा विरचित वीर तरंगिणी आदि अनेक लघु काव्य हैं। पंडित जग्गेश्वर शास्त्री विरचित समगीता, लक्ष्मी नारायण शुक्ल विरचित राष्ट्रतंत्रम, श्री महादेव शास्त्री विरचित भारत शतकम, पंडित बालकृष्ण भट्ट शास्त्री विरचित स्वतंत्र भारतम आदि लघु काव्यों में भारत की महिमा गाकर राष्ट्रभक्ति जगाने का प्रयास किया गया है। पंडित चुन्नीलाल भूषण विरचित भारत सिंह भगत सिंह चरितामृतम, पंडित वृंदावन शुक्ल विरचित श्री गांधी चरितम, पंडित जयराम शास्त्री विरचित श्री गांधी बांधवम, रामशरण शास्त्री विरचित जवाहर जीवनम, डॉक्टर रामाशीष पांडेय विरचित इंदिरा शतकम आदि चरित्र नायक परक काव्य है, जो राष्ट्रभक्ति परक काव्य के समानांतर चलते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रभक्ति एवं देशप्रेम काव्य में कारगिल काव्यम रविंद्र कुमार पंडा, कारगिल लहरी नारायण दास तथा भारतायनम हरे कृष्ण सतपथी। इसी क्रम में हमने भी अनेक स्फुट काव्य राष्ट्रवाद पर काव्य लिखे हैं। समय समय पर हमने कवि सम्मेलनों में उसका पाठ भी किया है। वंदे प्रियम भारतम तदा राष्ट्र प्रीति ही प्रवहति नवीना मनसी में आदि तथापि स्वाधीना इत्यादि। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय चेतना परक लघु काव्य भी अनेक लिखे गए हैं। भाई राष्ट्रवाद काव्य की हम बात करें तो केवल भारत ही राष्ट्र है, अन्य देश राष्ट्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी अन्य वैदेशिक राष्ट्र भी हैं और उन पर भी अनेक काव्य लिखे गए हैं। जैसे रमाकांत शुक्ल ने भाति मौरिशसम ऐसे लिखा है, भारताम बोधि मुक्ता फलम भास्वरम पूर्व रूपम पृथिव्याम दिव सुंदरम भारतम रूपमेवा परम धारयत भाति मौरिशसम भाति मौरिशसम।
मॉरिशस की प्रशंसा के क्रम में भारत की प्रशंसा कवि ने बड़ी चतुराई से की है। केवल काव्य ही नहीं किंतु नाटकों में भी राष्ट्रवाद की चर्चा देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में मथुरा प्रसाद दीक्षित ने भारत विजय नाटकम, वीर प्रताप नाटकम, वीर पृथ्वीराज विजय नाटकम, गांधी विजयम तथा शंकर विजयम जैसे नाटक की रचना की। भारत विजयम नाटकम में ब्रिटिश शासन का वर्णन है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा है। सप्तम अंक में जवाहरलाल नेहरू एवं संपूर्णानंद के वक्तव्य के माध्यम से देशात्म बोध परक अभिव्यक्ति है। यहाँ यूरोपियों की तुलना जरासंध से की गई है। भीमो जथा जरासंधम तथा त्वाम पाटये क्षणात् दृश्यतम भारत भुवे क्षणम मप्यद्य न क्षमे अप्यद्य न क्षमे मुमुर्षु रसिनी च त्वं जिघांसन देशमातरम अरे पश्य क्षणे नैव करोमि त्वाम जमातिथिम। इस तरह से पंचम अंक में भी स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने को प्रेरित किया गया है। रे रे जागृत जागृत क्षितिभृत शौर्यम समाश्रियताम गौरांगा धनलोलुपा भृशमि में लुंठन्ति सर्वात्मना राज्यम जे पहरन्त्यसाधु नियमम कृत्वा तु दायादकम धर्मम चापि हठात् ततः कथमि में तिष्ठन्तु मायाविना। इसी प्रकार मूलशंकर माणिकलाल जाग्ञिक ने प्रताप विजयम, संजोगिता स्वयंवरम, छत्रपति साम्राज्यम आदि कई नाटक लिखे हैं। संजोगिता स्वयंवरम में संगीता का उत्तम उदाहरण देखिए, संगीत का उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने विवेकानंद विजयम, श्रीराम बेलनकर जी ने हुतात्मा दधीच, राष्ट्र संदेश, राज्ञी दुर्गावती, स्वातंत्र्य लक्ष्मी, छत्रपति शिवराज, तिलकायनम, लोकमान्य स्मृति, मध्यम पांडव। श्रीधर चट्टोपाध्याय ने धरित्रीपति निर्वाचनम, लक्ष्मण सुरील ने दिल्ली साम्राज्यम, महेंद्र शास्त्री वेंकट रामन ने सरोजिनी सौरभम आदि अनेक नाटक लिखे हैं। केवल एक और नाट्यकार की एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं। 1977 के निर्वाचन में स्वाधीनता के बाद प्रथम बार कांग्रेस की ऐतिहासिक हार को कथा का विषय बनाता हुआ सप्तर्षि कांग्रेसम नामक नाटक उन्होंने लिखा, जिसमें लेखक ने देश के वास्तविक स्थिति को सूचित करने के लिए विष्कंभक आदि का प्रयोग किया है। 10 अंक विशिष्ट इस राजनैतिक नाटक में सप्त एवं ऋषि दोनों ही सप्त संख्या का बोधक है। सप्तर्षि भी है और क्या है, सप्त के लिए है और ऋषि भी सप्तर्षि में सात के लिए, तो दोनों मिलने से 77 बन रहे हैं। तो 77 मतलब 1977 के निर्वाचन की को विषय बनाने के लिए उन्हें सप्तर्षि कांग्रेस का हार हुआ था, इसलिए सप्तर्षि कांग्रेसम ऐसा इन्होंने शीर्षक चुना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के नामांकन का निरस्तीकरण से नाटक आरंभ होता है और बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक तथा जयप्रकाश नारायण के विप्लव भी नाटक के विषय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जानुक एवं सुंदरक नाम से 2 काल्पनिक पात्रों की उद्भावना की गई है, जो जगजीवन राम, हेमावती नंदन बहुगुणा एवं मोरारजी देसाई आदि के अभिभाषण के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति एवं परिवेश का वर्णन करते हैं। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र की उन्नति। राष्ट्रोन्नीतो प्रथयतितराम स्वच्छता शिक्षणस्य प्रज्ञा कोशोच्छ्वसित हृदयो दन्वन्दुत्थामृतस्य। चूंकि हमारा राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र है, अतः सामान्य आदमी भी यहाँ नायक के रूप में ग्राह्य है, क्योंकि यहाँ राजा या शासक एक आम आदमी द्वारा चुना जाता है।
प्रोफेसर द्विवेदी कहते हैं हमारा देश मेरू पर्वत पर स्थित है, अतः स्वर्ग भी यहाँ दास के रूप में सेवा करता है। यत्र प्रजायते राजा राजानति तथा प्रजा मेरु पृष्ठायमानेस्मिन् राष्ट्रे स्वर्गोपि दासति। साम्प्रतं वयमेव स्मो नेतारो भारतावनो स्वधर्म पालनम राज्यम राजानोपि ततो वयम्। इस प्रकार वर्णन वहां मिलता है। ये भी अनेक उदाहरण है राष्ट्रवाद को लेकर के। हम काव्य में, कथा में, नाटकों में अनेकत्र ऐसे उदाहरण पा सकते हैं। मैं आधुनिक संस्कृत साहित्य पर ही कुछ बात कर रहा था। उदाहरण भी अनेक हैं और अनेक बहुत कुछ बोला भी जा सकता है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आप लोगों का कष्ट को और नहीं बढ़ाना चाहता हूं, अतः हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी आधुनिक विभाग के जितने हमारे प्राध्यापक है जो इस संगोष्ठी का आयोजक रहे हैं, इन सभियों को परिसर की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देते हुए, क्योंकि धन्यवाद वो जो करेंगे वो अपना धन्यवाद तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं आधुनिक विभाग का धन्यवाद मैं ही कर देता हूं, और बाकी जो धन्यवाद का कार्य है वो विभाग अपने ढंग से जो नियत कार्यक्रम के अनुसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये अध्यक्षीय संबोधन हमारे लिए हमको लाभान्वित करने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में, आगामी भविष्य में हमारा बौद्धिक विकास जिसका जिम्मा आपने अपने हाथों में लिया है वो नित्य पर्यंत अपनी ऊंचाई को छुएगा। जितनी भी ये सेमिनार की परिकल्पना है और जितने भी लगातार ये सेमिनार होते चले जा रहे हैं, इन सभी सेमिनार की जो एक परिकल्पना हमारे गुरुजी द्वारा और इस संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं परिसर निदेशक प्रोफेसर बनमाली विश्वास जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए।